माँ के गुजर जाने के बाद गौरी के चाचा ने उसे मुंबई रवाना कर दिया, जहाँ उसे उसके पिता के पुराने मित्र रमाकांत के घर पर आश्रय मिला। भोली भाली गौरी मुंबई जैसे महानगर में रहकर अपना डिज़ाइनर बनने का सपना पूरा करना चाहती थी, पर क्या होगा जब उसकी ज़िंदगी में होगी इश्क की दस्तक। किसी ने सच ही कहा है, किसी का भी इश्क पर जोर नहीं चलता। ये लव स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। अगर आप इस कहानी से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुबह हो चुकी थी। गौरी की चाची गौरी के कमरे में आती है और बोलती है, अरे ओ महारानी, अपने बाप का जागीर समझ के रखा है क्या? चल उठ जा, कहीं की राजकुमारी नहीं है तू। और उसके ऊपर एक बाल्टी पानी फेंक देती है और बोलती है, उठ गई महारानी जी, अब थोड़ा कमरे से बाहर निकलने की कृपा कर दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बाहर तेरे चाचा लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जाकर मिल ले। तभी गौरी सोचती है, माँ मुझे यहाँ अकेला क्यों छोड़ दिया, मुझे भी साथ ले जाती। तभी गौरी 15 दिन पहले की बात याद करती है और बोलती है, 15 दिन पहले तक सब कितना ठीक था मेरे साथ। मेरी माँ जो थी, साथ ही दोनों चाचा चाची के लिए उनकी लाडो बिटिया बिल्कुल एक सुखी परिवार की तरह थी। माँ के जाते ही सारे रिश्ते भी बदल गए। जिनके लिए कल तक मैं लाडो बिटिया थी, आज उन्हीं के गले की हड्डी बन गई। तभी गौरी अपनी आंखों से आंसू साफ करती है और कपड़े बदलकर कमरे से बाहर आ जाती है, जहाँ उसके चाचा जी उसे बुला रहे थे। वो जाती है कमरे में और बोलती है, जी चाचा जी, आपने बुलाया? तभी उसके चाचा जी बोलते हैं, देखो गौरी, अचानक से तुम्हारी माँ की इस बीमारी में बहुत पैसे खर्च हो गए हैं, फिर उनके जाने के बाद उनके श्राद्ध क्रिया में भी। अब हम तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते, तो हमने सोचा है कि तुम बंसल अंकल के अनाथ आश्रम चली जाओ। मैंने उनसे बात कर ली है, आज शाम वह तुम्हें लेने आ जाएंगे। तुम तैयार रहना और तुम्हें डरने या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक ही शहर में हैं, जब ज़रूरत होगी हम लोग आ जाया करेंगे, ठीक है? गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है, ठीक है चाचा जी। गौरी को अपने चाचा के मुंह से ऐसी बातें सुन बहुत बुरा लग रहा था। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में जाकर अपना सामान बांधने लगती है। गौरी बंसल अंकल को बचपन से जानती थी। उसने कभी अपने पापा को नहीं देखा था, क्योंकि गौरी जब 2 साल की थी तभी उसके पापा का देहांत हो गया था। गौरी के पिता और बंसल अंकल बचपन के दोस्त थे और साथ ही अपनी पूरी पढ़ाई किए थे। बंसल अंकल से अक्सर वो अपने पापा के किस्से सुना करती थी, जिससे उसे लगता था कि वो अपने पापा के करीब है। वो बंसल अंकल के साथ वापस जा रही होती है अनाथ आश्रम और सोचती है, 15 दिन के अंदर क्या से क्या हो गया। मेरा परिवार है, फिर भी आज मुझे एक अनाथ की तरह अनाथ आश्रम में रहना पड़ रहा है। बंसल अंकल गौरी के पास आते हैं और बोलते हैं, गौरी बेटा, ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए छोड़ा है, एक बार ज़रूर देख लेना, शायद तुम्हारा मन हल्का हो जाए। उस लिफाफे पर गौरी का नाम लिखा है। उसने तुरंत उसे खोला तो देखा एक खत के साथ साथ एक ATM कार्ड है और साथ ही उसमें एक पायल थी जो उसकी माँ की थी। गौरी उस खत को पढ़ती है। उसमें लिखा होता है, मेरी गौरी, जब तुम ये खत पढ़ोगी तब तक मैं ऊपर तुम्हारे पापा के पास रहूँगी। मुझे पता है मेरी बीमारी अब मेरी जान लेकर ही छोड़ेगी, लेकिन मेरी बच्ची, तुम कभी खुद को अकेले मत समझना। मेरे जाने के बाद भी तुम्हें मेरे जितना ही प्यार देने वाले लोग रहेंगे यहाँ। और वो सपने जो हमने देखे थे तुम्हें एक डिज़ाइनर बनने का, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ज़रूर पूरा करोगी। मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई भेजना चाहती थी, जिसके लिए मैंने कुछ तुम्हारे लिए इकट्ठा किए हैं। काश मैं जिंदा रहती तो तुम्हें अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखती तो काफ़ी खुशी महसूस होती, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं है। तो मैं यह जिम्मेदारी तुम्हारे बंसल अंकल के हाथों में दे रही हूँ। अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी माँ। वह खत पढ़कर गौरी वो खत अपने पास रख लेती है। अगले दिन गौरी अनाथ आश्रम के ऑफिस में बंसल अंकल से मिलने जाती है और बोलती है, अंकल मुंबई कब जाना है? तभी बंसल अंकल बोलते हैं, बेटा, यहाँ तुम पहले ही ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो, तो मैं मुंबई के ही किसी कॉलेज में एक्सचेंज करवा देता हूँ। जब ये सारी प्रोसीजर हो जाए तब तुम चली जाना। तभी गौरी बोलती है,
अंकल, मैं मुंबई कभी नहीं गई हूँ और न ही वहाँ किसी को जानती हूँ, फिर मैं कहाँ और कैसे रहूँगी। तभी बंसल अंकल उसे अपनी कहानी बताते हैं और बोलते हैं, कॉलेज समय में तुम्हारे पापा और हम 4 खास दोस्त थे। एक तुम्हारे पापा और दूसरा मैं, और 2 लोग मुंबई में हैं, रमा शंकर प्रताप सिंह और उनकी पत्नी सुधा सिंह। मेरी दोनों लोगों से बात हो गई है। तुम उनके यहाँ रहकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करोगी, उसके बाद तुम्हें जो ठीक लगे तुम्हारी मर्ज़ी। तभी गौरी बोलती है, अंकल, मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना है। माँ से और उनके साथ रहना मेरा ठीक होगा? तभी बंसल अंकल बोलते हैं, उन्हें पहले से ही पता है कि तुम जा रही हो उनके साथ रहने। वो लोग तो कब से इंतज़ार कर रहे हैं। चलो मैं भी चलता हूँ, तुम्हारे वहाँ जाने का इंतज़ाम करता हूँ। शाम के समय बंसल अंकल गौरी के कमरे में आते हैं, जहाँ गौरी उदास बैठी थी। तभी वो बोलते हैं, गौरी बेटा, तुम्हारे मुंबई जाने का टिकट कंफर्म हो गया है, कल शाम की ट्रेन है तुम्हारी। तभी गौरी बोलती है, मेरे कॉलेज का क्या हुआ? तभी बंसल अंकल बोलते हैं, बेटा तुम इतनी बिल्कुल टेंशन मत लो, रमाशंकर ने तुम्हारे एडमिशन का बंदोबस्त करा दिया है। मुंबई पहुंचते ही अगले दिन तुम कॉलेज ज्वाइन कर लोगी। तभी गौरी बोलती है, अंकल, रमाशंकर अंकल के फैमिली में कौन कौन है? तभी बंसल अंकल बोलते हैं, रमाशंकर के घर में उसकी पत्नी सुधा के साथ साथ उसके माँ बाबूजी हैं, एक लड़की अनन्या और एक लड़का रुद्र है। अरे हाँ, अनन्या के ही कॉलेज और उसी के क्लास में तुम्हारा एडमिशन हुआ है। या तुम्हारी हम उम्र की है, जिससे तुम कभी खुद को अकेला भी नहीं समझोगी। और रुद्र भी उसी कॉलेज से बिजनेस में मास्टर्स कर रहा है, पर तुमसे 2 साल बड़ा है। और बाकी बातें वहाँ जाकर खुद देख लेना कि क्या है और कैसा है। अब चलो सो जाओ जल्दी से, कल पैकिंग कर लेना, शाम की ट्रेन है। गौरी को चिंता में नींद ही नहीं आ रही थी। वह अब भी डर रही थी कि कैसे होंगे वहाँ के लोग, वह वहाँ रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। कल सुबह होते ही बंसल अंकल के पास जाती है। बंसल अंकल बोलते हैं, रमाशंकर भाई से बात हो गई है, कल सुबह तुम जैसे ही मुंबई पहुँचोगी वो लोग तुम्हें स्टेशन लेने आ जाएंगे। वो बोलते हैं, गौरी बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, वहाँ तुम उन्हें अपना समझ कर रहना। अपनों की तरह प्यार दोगी तो वो लोग भी तुम्हें अपना समझेंगे। शाम को 7 बजे की ट्रेन है, तो तुम तैयार रहना। गौरी बंसल अंकल से बात कर कमरे में जाती है और शाम की तैयारी करती है। शाम को बंसल अंकल गौरी को छोड़ने स्टेशन तक आते हैं। गौरी मुंबई शहर पहुंच चुकी थी। अब कहानी मुंबई शहर की है। रमाशंकर अपने कमरे में खड़ा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है, सुधा जी, जल्दी चलिए, गौरी की ट्रेन आने वाली है। तभी उनकी बेटी अनन्या बोलती है, पापा, ये गौरी कौन है जिसे लेने आप और माँ जा रहे हैं? तभी अनन्या के दादा दादी उसे बैठाते हैं और बोलते हैं, दादाजी अनन्या को गौरी की ज़िंदगी में अब तक क्या हुआ सब बताने लगते हैं, जिसे सुन अनन्या के साथ साथ पूरे घर का माहौल नम हो जाता है। अनन्या बोलती है, अरे आप सब क्यों दुखी हो रहे हैं? आने दो गौरी को, हम लोग हैं ना उसके साथ, उसे कभी भी अपनी फैमिली की याद नहीं आने देंगे हम लोग। रमाशंकर और सुधा गौरी को लेने स्टेशन के लिए निकल गए हैं। कुछ समय बाद रुद्र हॉल में आकर अपनी दादी के पास बैठ जाता है और बोलता है, माँ, नाश्ता लगा दो, बहुत भूख लग रही है। तभी उसकी दादी बोलती है, बेटा, सुधा तो घर पर नहीं है, वो तो स्टेशन गई है। तभी रुद्र पूछता है, माँ, स्टेशन क्यों गई है? कौन आ रहा है दादी? तभी डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। सरला जाकर गेट खोलती है। डोरबेल की आवाज़ सुनकर अनन्या अपने कमरे से दौड़ती हुई आ जाती है। तभी रुद्र बोलता है, माँ, आप किसे लेने स्टेशन गई थी? सुधा मुस्कुराते हुए गौरी को इशारे में बुलाती है। जब गौरी सामने आती है तो रुद्र देखता है कि एक लड़की जो बेढंग के पुराने कपड़े पहने आंखें नीचे की हुई खड़ी है। तभी रुद्र बोलता है, माँ, जब सरला काम करने के लिए है ही, फिर किसी लड़की की क्या ज़रूरत है काम पर रखने के लिए? और आप दोनों इसे स्टेशन लेने क्यों गए थे? तभी सुधा गुस्सा आ जाती है और बोलती है, रुद्र, ये गौरी है, सीमा आंटी की बेटी। सीमा आंटी को जानते हो ना, मेरी फ्रेंड, उनकी बेटी है ये गौरी, और ये अब हमारे साथ इसी घर में रहेगी। गौरी और वहाँ खड़े सभी को यह बात बहुत बुरी लगती है। कहीं ना कहीं रुद्र को भी बुरा लग रहा था कि उसने क्या बोल दिया। तभी अनन्या बोलती है, हाय, माई सेल्फ अनन्या, अनन्या प्रताप सिंह, और आज से मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, क्लासमेट और साथ ही साथ रूममेट भी हूँ। गौरी अनन्या की बात का कोई जवाब नहीं देती। तभी सुधा जी बात को संभालते हुए बोलती है,
गौरी से, गौरी बेटा तुम कल शाम से ट्रैवल कर रही हो, थक गई होगी, चलो तुम पहले फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता करके आराम करना। तभी रुद्र बोलता है, सॉरी डैड, मुझे नहीं पता था, लेकिन ये अचानक से ये हमारे साथ क्यों रहेगी। रमाशंकर जी रुद्र को पूरी कहानी सुनाते हैं, जिसे सुन रुद्र थोड़ा अपसेट हो जाता है। तभी उसके दोस्तों का कॉल आता है तो वो कॉलेज के लिए निकल जाता है। सुधा जी गौरी के लिए कपड़े लेकर आती है, जिसे देख गौरी मना करने लगती है। तभी सुधा बोलती है, बेटा जब माँ कोई चीज़ दे तो उसे मना नहीं करते। सुधा जी की बात सुनकर गौरी की आंखें भर आती है और वह सुधा जी को गले लगा लेती है। तभी अनन्या बोलती है, क्या माँ आप भी ना रुला दी गौरी को, और वैसे भी आज से जो मेरा है वो गौरी का है, उसे वह पूरे हक से ले सकती है, कपड़े भी, आप उसकी चिंता मत करो। शाम का वक्त होता है, सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे होते हैं। तभी अनन्या के डैड बोलते हैं, गौरी बेटा तुम्हारे एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई है, कल से तुम अनन्या के साथ कॉलेज जा सकती हो। तभी अनन्या एक्साइटेड होकर बोलती है, गौरी कल मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊंगी, पूरा कॉलेज घुमाऊंगी। यार आई एम सो एक्साइटेड। तभी गौरी बोलती है, थैंक यू अंकल। तभी वो अंकल बोलते हैं, बेटा बस अपने सपनों को पूरा करो और हमेशा खुश रहो। खाना खाने के बाद सब अपने रूम में सोने चले जाते हैं। अनन्या भी सो चुकी थी, लेकिन गौरी को नींद नहीं आ रही थी, तो वो रूम से बाहर निकल आती है। तभी उसे किचन की तरफ एक परछाई दिखाई देती है। गौरी सोचती है, इतनी रात कौन हो सकता है, कहीं कोई चोर तो नहीं, लेकिन अगर कोई घर का हुआ तो। गौरी ने किचन में झांक के देखा तो कोई खड़ा था। तभी वो सोचती है, ये कौन लड़का है, इस घर का तो नहीं है, मतलब कोई चोर है। गौरी जैसे ही चिल्लाने को हुई, वह लड़का भी गौरी के एक्सप्रेशन समझ गया कि ये अब क्या करने वाली है। वो लड़का चुपके से आता है और तुरंत गौरी का मुंह बंद करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाते हैं। गौरी उस लड़के के ऊपर गिरी और डर के कारण उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अनन्या वहाँ आ जाती है और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलती है, कबीर तुम क्या कर रहा है। अनन्या बोलती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। गौरी बोलती है, वो मुझे लगा कोई चोर घुस आया है। तभी कबीर बोलता है, मैं कबीर प्रताप सिंह, किस तरफ से इतना हैंडसम लड़का तुम्हें चोर दिखा। तभी गौरी बोलती है, सॉरी लेकिन आप इतने भी हैंडसम नहीं हैं, किसी चोर के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वो चोर है, और क्या हैंडसम लड़का चोर नहीं हो सकता। तो फिर अनन्या हंसने लगती है और बोलती है, ये कबीर है, मेरी मौसी का बेटा, इसका घर हमारे घर के सामने ही है। तभी गौरी बोलती है, तो क्या ऐसे चोरों की तरह हमेशा आता है। अनन्या फिर हंसने लगी और बोली, चल रूम में चलते हैं। दोनों अपनी रूम की तरफ बढ़ जाती है और वही रुद्र किचन के बाहर खड़ा होकर सारा नज़ारा देख रहा था। अगली सुबह सब डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। अनन्या गौरी कॉलेज के लिए तैयार होकर आई और सब उन दोनों को देखते ही रह गए। कबीर और रुद्र की नज़र गौरी पर ही टिकी थी। तभी सुधा गौरी से कहती है, गौरी बेटा आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आपको किसी की नज़र न लग जाए। तभी अनन्या की दादी बोलती है, अरे अपने ही घर वालों की नज़र नहीं हट रही, कॉलेज में क्या होगा इस बच्ची का। तभी रुद्र और कबीर थोड़ा शर्मा जाते हैं और बोलते हैं, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, और वो दोनों निकलते हैं। तभी सुधा की माँ रुद्र से कहती है, आज रिमिशा की फैमिली घर आ रही है डिनर पर, तो टाइम से आ जाना। तभी रुद्र कहता है, हाँ माँ मुझे कल रात ही रिमिशा ने बताया, मैं आ जाऊँगा। तभी गौरी अनन्या से पूछती है, अनन्या ये रिमिशा कौन है। तभी अनन्या कहती है, रुद्र भाई की गर्लफ्रेंड, बचपन से दोनों साथ पढ़े हैं, फैमिली फ्रेंड भी है, और अगले साल दोनों की शादी भी हो जाएगी। अनन्या और गौरी अब कॉलेज पहुंच जाते हैं। अनन्या गौरी को अपने दोस्तों से मिलवाती है और बोलती है, हेलो गाइस, हमारे ग्रुप में एक न्यू एंट्री हुई है, इससे मिलो, यह है गौरी, और गौरी यह सब मेरे फ्रेंड्स रितु, प्रियंका, साक्षी, विशाल और अमर। तभी कबीर आता है और बोलता है, कौन है वो न्यू एंट्री, हम भी तो मिले। वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम। इस तरह उन्हें चौंकता देख सब अवाक रह जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ। जब अनन्या ने उन्हें रात वाली बात बताई तो सब बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तभी साक्षी बोलती है, गौरी ग्रेजुएशन के बाद आगे क्या करोगी। तभी गौरी बोलती है, मैं एक फेमस डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ, तो ग्रेजुएशन के बाद मैं डिज़ाइनिंग का ही कोर्स करूँगी। यहाँ शाम हो जाती है। सुधा अपने कमरे में कपड़े मोड़ रही होती है।
तभी गौरी और अनन्या आते हैं। सुधा पूछती है, गौरी बेटा कैसा रहा कॉलेज? गौरी बोलती है, अच्छा था आंटी। तभी सुधा कहती है, चलो अच्छी बात है, तुम्हें कॉलेज पसंद आया। अब जल्दी से फ्रेश होकर तैयार हो जाओ, रिमीशा के मम्मी पापा आते ही होंगे। सुधा जी सब तैयारी देखने किचन में चली जाती है और थोड़ी देर में जया जी, जो कि कबीर की माँ है, घर पर आ गई है। जया सुधा से कहती है, सुधा दी गौरी आ गई, कहाँ है वो? तभी गौरी आती है। सुधा जी गौरी से कहती है, गौरी ये कबीर की मम्मी है और मेरी छोटी बहन। जया बोलती है गौरी से, आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें अपना परिचय देती हूँ। मैं तुम्हारी मम्मी की कॉलेज फ्रेंड थी। तुम्हारे पापा सुधा दी के क्लास में थे, लेकिन मैं और तुम्हारी मम्मी एक ही क्लास में थे। जया गौरी से बोलती है, गौरी तुम तो बिल्कुल अपनी मम्मी की ही तरह खूबसूरत हो। कॉलेज टाइम में वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखती थी। सही बोला ना सुधा दी? तभी सुधा बोलती है, हाँ बिल्कुल जया, जब मैं स्टेशन लेने गई थी तो एक बार के लिए मैं भी हैरान हो गई थी। इतना सुन गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी जया उसे गले से लगा लेती है और बोलती है, यहाँ तुम्हारे पास 2 माँ और है, कभी खुद को अकेला मत समझना, और दोबारा से इन आँखों में मैं आंसू नहीं देखना चाहती। थोड़ी ही देर में रिमीशा और उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। दोनों परिवार आपस में मिले और फिर बैठकर आपस में बात करने लग गए। जया जी और कबीर भी आकर बैठ जाते हैं। तभी रिमीशा की माँ बोलती है, भाभी जी ये लड़की कौन है? पिछली बार इसे नहीं देखा था। तभी रिमीशा बोल पड़ती है, माँ ये गौरी है, इसके माँ बाप नहीं हैं और इसके बाकी के घर वाले ने अनाथ आश्रम भेज दिया, तो आंटी अंकल इसे घर ले आएं ताकि इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए। माँ सबसे मज़े की बात, जब ये आई तो रुद्र ने इसे नौकरानी समझ लिया था। रिमीशा की बातें सुन गौरी की आंखें भर आती है, पर वो अपने आप को संभाल लेती है क्योंकि गौरी को पता था कि यही उसकी ज़िंदगी की सच्चाई है। सबके उदास चेहरे देख रिमीशा के परिवार को समझ आ गया कि सबको रिमीशा की बात का बुरा लगता है। तब रुद्र की दादी बोलती है, रिमीशा बेटा वो अनाथ नहीं है, अब वह भी इस घर की बेटी है जैसे अनन्या है। तभी रिमीशा की बाप बोलती है, गौरी बेटा रिमीशा की बातों का बुरा मत मानना, वो बस बता रही थी, और आपके साथ क्या हुआ ये बस बता रही थी। तभी गौरी बोलती है, नहीं आंटी जी मैं समझ सकती हूँ। तभी कबीर बोलता है, अनन्या चलो हम लोग कॉलेज की वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, गौरी तुम भी चलो हमारे साथ। कबीर गौरी और अनन्या का हाथ पकड़ ज़बरदस्ती खींचते हुए ले गया। वही रुद्र की माँ के बोलने पर रुद्र भी रिमीशा को अपने रूम में ले जाता है। कमरे में जाते ही रिमीशा उसके बेड पर बैठ जाती है, लेकिन वही रुद्र अपनी रूम की खिड़की से बाहर देख रहा होता है। वो रुद्र बाहर देखता है जहाँ कबीर अनन्या और गौरी लॉन में बैठे आइसक्रीम खा रहे थे, पर रुद्र की नज़रें तो गौरी पर ही थी। तभी रिमीशा रुद्र से बोलती है, रुद्र आई एम सॉरी, मुझे बाहर ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। गौरी को शायद मेरी बात बुरी लगी होगी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था उसे हर्ट करने का। तभी रुद्र रिमीशा को गले लगाता है और बोलता है, मुझे पता है रिमीशा, तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। अब गुड गर्ल की तरह स्माइल करके दिखाओ और चलो, नीचे सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। रिमीशा रुद्र से बोलती है, आई लव यू रुद्र। तभी रुद्र बोलता है, अब चलो सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। दोनों नीचे पहुंचते हैं। तभी रिमीशा के पापा रिमीशा से बोलते हैं, बेटा एक ज़रूरी काम आ गया है तो हमें चलना होगा, फिर कभी आ जाएंगे। तभी रिमीशा गौरी से बोलती है, आई एम सॉरी गौरी, थोड़ी देर पहले जो भी मैंने बोला वो गलत बोला, लेकिन मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तभी गौरी रिमीशा से बोलती है, अरे नहीं रिमीशा दी, मुझे आपकी बात का कोई बुरा नहीं लगा और आपने कुछ भी गलत तो नहीं बोला, तो आप इतना मत सोचिए। तभी रिमीशा गौरी को गले लगाती है और बोलती है, थैंक यू गौरी, तुम बहुत अच्छी हो। रिमीशा अपने पेरेंट्स के साथ घर चली गई और जया जी भी कबीर के साथ अपने घर चली जाती है। वही सुधा जी का परिवार डिनर के लिए एक साथ बैठ गया था। वही रुद्र की दादी बोलती है, रुद्र तेरी वाली ने तो आज कमाल कर दिया, मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उसे सॉरी बोलने भी आता है। तभी सुधा बोलती है, क्या माँ आप भी ना, जो बात बीत गई सो गई, आपके दवा का टाइम हो गया है, जल्दी आप डिनर करके दवा खाइए। तभी रुद्र की दादी बोलती है, एक दिन जहर ही दे दे मुझे, मेरी बात बुरी लगती है तो। तभी जया बोलती है, क्या माँ आप भी ना। तभी रुद्र के दादा बोलते हैं,
अरे सुधा बेटा, तुम भी क्या इसकी बात पर ध्यान दे रही हो? जब से शादी किया हूँ तब से इसका ड्रामा देख रहा हूँ। दादाजी के इतना कहते ही उसके बाद दादाजी और दादी जी का जो तीसरा वर्ल्ड वार हुआ, पूरा परिवार ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया। सब लोग डिनर ख़त्म कर अपने रूम में चले गए तो वही सुधा जी किचन साफ़ करने लगी तो गौरी सुधा जी के पास चली जाती है और बोलती है, आंटी मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। तभी सुधा जी बोलती है, अरे नहीं बेटा, तुम भी जाओ, सो जाओ, मैं भी जल्दी से ख़त्म कर लूँगी सब। तभी गौरी बोलती है, आंटी मैं तो वैसे भी आपके खाना बनाने में हेल्प नहीं कर पाती हूँ, तो यही करने दो ना प्लीज़। तभी सुधा बोलती है, अच्छा ठीक है, मैंने किचन साफ़ कर दिया है, तुम ये सारे बर्तन सिंक में डाल दो, कल सरला आकर कर लेगी। तभी गौरी बोलती है, जी आंटी जी मैं सब कर दूँगी, आप जाइए आराम कीजिए। सुधा जी उसके माथे पर किस करके चली गई और गौरी मुस्कुराते हुए अपना काम करने लगती है। गौरी किचन में सब काम कर ही रही थी तभी उसे पीछे से आहट आती है। उसके पीछे देखा तो रुद्र खड़ा था। कुछ समय के लिए दोनों शांत खड़े थे। तभी गौरी रुद्र से पूछती है, आपको कुछ चाहिए? रुद्र बोलता है, वो मैं पानी लेने आया था। रुद्र फ्रिज में पानी निकाल रहा होता है। तभी वो गौरी को बोलता है, तुम्हारे और कबीर, मेरा मतलब कि तुम्हारी और कबीर की काफ़ी जल्दी फ्रेंडशिप हो गई। तभी गौरी बोलती है, कबीर? हाँ, वो पूरा पागल है लेकिन दिल का अच्छा है। गौरी के मुंह से कबीर की तारीफ सुन रुद्र को अच्छा नहीं लग रहा था। गौरी बोलती है, अच्छा एक बात बताइए, आपने रिमिसा को अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाया? मेरा मतलब वो अच्छी है लेकिन आपके टाइप की नहीं है। रुद्र को पहले से ही गुस्सा आ रहा था पर गौरी से यह सुना तो वह अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया। तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुमसे मतलब? तुम इस घर की फैमिली मेम्बर नहीं हो तो अपने मतलब से मतलब रखा करो, खासकर मेरे मामलों से दूर रहा करो। गौरी को यह सब सुनकर बुरा लग रहा होता है। रुद्र का उसके ऊपर इस तरह चिल्लाने से बस सहम जाती है। रुद्र ने गौरी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, एक हाथ उसकी कमर में डाल और दूसरे हाथ से उसकी कलाई मोड़ने लगा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, तो बताओ मिस गौरी, कौन है मेरे टाइप की? रुद्र की इस हरकत से गौरी को काफ़ी दर्द होने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए। तभी गौरी बोलती है, मुझे दर्द हो रहा है प्लीज़। रुद्र ने गौरी की आंसुओं से भरी आंखों को देखकर अचानक उसे छोड़ दिया। रुद्र के पकड़ से छूटते ही गौरी वहाँ से भाग जाती है। वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है और सोचती है, कोई इतना बेदिल कैसे हो सकता है। कुछ समय बाद किसी ने उसके दरवाजे को नॉक किया। तभी वो सोचती है, इतनी रात कौन हो सकता है। गौरी ने दरवाज़ा खोला पर वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे ज़मीन पर कुछ रखा हुआ दिखा। उसने उठाकर देखा तो यह कोई दवा थी और साथ ही एक नोट भी था जिसमें लिखा था, अपनी कलाई पर लगा लेना, आराम मिलेगा। तभी गौरी सोचती है, इनको कोई नहीं समझ सकता, खुद ही दर्द देते हैं और दवा भी। थोड़े अजीब हैं लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं। वही रुद्र अपने कमरे में बालकनी में बैठा सोच रहा होता है, मुझे ये क्या हो रहा है, क्यों मैं गौरी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि मेरे लिए रिमिशा बेस्ट है। मुझे जैसी लड़की चाहिए वो सारी क्वालिटी रिमिशा में है। रिमिशा मुझे समझती है, प्राइवेसी देती है। मैं न उससे डेली वक्त देता हूँ और न ही उसके साथ बाहर डेट पर जाता हूँ, फिर भी कभी कोई शिकायत नहीं करती। तो मैं क्यों ऐसा हो रहा हूँ? तभी रुद्र अपना फ़ोन उठाता है और रिमिशा को मैसेज करता है। वो मैसेज करता है, कल हम मूवी के लिए बाहर चल रहे हैं और साथ में लंच भी करेंगे। अगली सुबह सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। तभी सुधा बोलती है, आज ही आलू के पराठे गौरी ने बनाए हैं, वो भी पहली बार। तभी रुद्र की दादी बोलती है, गौरी बेटा आज तुमने पहली बार किचन में कुछ बनाया है। तभी गौरी बोलती है, जी दादी माँ, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे कभी कुछ खाने का मन भी होता तो मुझसे पहले माँ समझ जाती और जब मुझे बोलने से पहले ही लाकर सामने रख देती थी। गौरी के बने पराठे की सबने खूब तारीफ़ की। नाश्ता कर अपने अपने कमरों में चले गए। वहीं रुद्र के कमरे में पहुंचते ही रिमिशा का कॉल आ जाता है। रिमिशा बोलती है, रुद्र कल रात तुमने मैसेज किया था मूवी एंड लंच के लिए? तभी रुद्र बोलता है, किया था। रिमिशा बोलती है, रुद्र मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। आज पहली बार हम डेट पर जा रहे हैं साथ में, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तभी रुद्र बोलता है, ओके फिर मैं तुम्हें थोड़ी देर में लेने आता हूँ, रेडी हो जाओ। तभी रिमिशा बोलती है, ओके रुद्र। रुद्र रेडी होकर नीचे हॉल में आया जहाँ सुधा जी और दादी माँ बैठकर बात कर रही थी। तभी सुधा रुद्र से बोलती है, तुम भी कहीं जा रहे हो? तभी रुद्र बोलता है, तुम भी मतलब?
और भी कोई जा रहा है क्या? तभी सुधा बोलती है, हाँ संडे है, सब बोर हो रहे थे तो अनन्या और कबीर ने बाहर जाने का प्लान बना लिया। तभी अनन्या और गौरी दोनों तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। तभी सुधा बोलती है, दोनों तैयार होकर आ भी गई, देखो। रुद्र ने पलट कर देखा तो देखते ही रह गया। उसकी नज़रें तो गौरी पर ही टिकी थी, जो कि बिना मेकअप के बहुत ही प्यारी लग रही थी। तभी रुद्र पूछता है, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? तभी अनन्या बोलती है, भाई कबीर के साथ हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। तभी रुद्र बोलता है, चलो मैं भी जा रहा हूँ रिमिसा के साथ, तुम लोग भी साथ चलो। तभी अनन्या बोलती है, ओ भाई क्या बात है, अकेले अकेले? अगर हम लोग ना जाते तो पता भी नहीं चलता हमें। तभी गौरी बोलती है, नहीं आप जाइए, हम लोग की वजह से आप अपना डेट खराब मत करिए। तभी अनन्या बोलती है, हाँ यार गौरी तूने सही बोला, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर। तभी रुद्र अनन्या की बात बीच में काटता हुआ बोलता है, मैं बोल नहीं रहा, ऑर्डर दे रहा हूँ, चलो तुम लोग मेरे साथ। रुद्र ने गौरी का हाथ पकड़ा और लेकर घर से बाहर निकल गया और उसके पीछे पीछे अनन्या भी चली गई। तभी रुद्र की दादी सुधा से बोलती है, सुधा अगर रिमिशा की बात न होती तो हम रुद्र के साथ गौरी की शादी करा देते, उसे भी एक माँ बाप का परिवार मिल जाता और मुझे भी गौरी बहुत पसंद है। तभी सुधा बोलती है, माँ बात तो आपने ठीक कही, लेकिन रुद्र को खुद रिमिशा पसंद है और रिमिशा भी अच्छी बच्ची है और अभी गौरी को बहुत सपने पूरे करने हैं, अभी शादी ब्याह के चक्करों में नहीं पड़ना है उसे। तभी रुद्र की दादी बोलती है, ऊपर वाला ही जाने किसकी किस्मत में कौन लिखा है। इधर गौरी रुद्र से चिल्लाते हुए बोलती है, मेरा हाथ छोड़िए, मैं खुद चल सकती हूँ। अब क्या मोड़ लेगी रुद्र और गौरी की जिंदगी? क्या रुद्र गौरी से प्यार करने लगा है? क्या होगा आगे? क्या सच में इश्क पर किसी का जोर नहीं? जानने के लिए देखिए अगला पार्ट। चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा, गौरी की माँ के मरने के बाद गौरी के चाचा उसे अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। अनाथ आश्रम के मालिक बंसल अंकल, जो कि गौरी के पापा के अच्छे दोस्त थे, वो गौरी को आगे मुंबई पढ़ने के लिए, डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के लिए रमाशंकर और सुधा जी के पास भेज देते हैं। रमाशंकर और सुधा जी गौरी के पापा के कॉलेज फ्रेंड थे। वो तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। रुद्र और अनन्या उनकी ही बेटा और बेटी होते हैं। कबीर सुधा जी की बहन का बेटा था। वहाँ जाकर गौरी की दोस्ती अनन्या और कबीर से बहुत अच्छी हो जाती है। वही रुद्र की गर्लफ्रेंड रिमीशा थी, वो उसकी बचपन की फ्रेंड थी और क्लासमेट भी। लेकिन गौरी के जाने के बाद रुद्र गौरी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगा था। उसे गौरी और कबीर की इतनी अच्छी दोस्ती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो एक दिन गौरी के पास जाता है और बोलता है, तुम्हारी और कबीर की दोस्ती कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी रुद्र बहुत जोर से गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उसकी कलाई मरोड़ देता है। अगले दिन संडे को सब बोर हो रहे होते हैं और सब मूवी देखने का प्लान करते हैं। तभी रुद्र भी रिमिशा को मूवी दिखाने ले जाने वाला होता है। जब उसे पता चलता है कि कबीर, अनन्या और गौरी भी मूवी देखने जा रहे हैं, तब वो अनन्या को बोलता है कि हम लोग भी मूवी देखने जा रहे हैं, तुम लोग हमारे साथ ही चलो, साथ मूवी देखेंगे। और ये बोलकर वो गौरी का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। बाहर जाते ही गौरी झटके से उससे अपना हाथ छुड़वाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप इसे शुरू से देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। अब आगे अपने होश में आया तो देखा उसने गौरी का हाथ कब पकड़ लिया। उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। तभी कबीर वहाँ आता है और बोलता है, वाओ गाँव की गोरी गौरी, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तभी अनन्या बोलती है, मैं भी हूँ, मेरी भी तारीफ कर दे। तभी कबीर अनन्या से बोलता है, यार तू भी कमाल लग रही है, सूट में जच रही है आज तो। थोड़ी देर में सब रिमीशा के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। रिमीशा ने जब तीनों को रुद्र के साथ देखा तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी कबीर बोलता है रिमीशा से, रिमीशा गुस्सा मत होना कि हमने आज तुम्हारी डेट खराब कर दी। रुद्र भाई हमें ज़बरदस्ती लेकर आए हैं। तभी रिमीशा बोलती है, अरे कबीर ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा कोई स्पेशल डेट नहीं था,
आज वो तो बस ऐसे ही हम मिल रहे थे। मैंने सही कहा ना रुद्र? तभी रुद्र बोलता है, हाँ मुझे पता था कोई मुझे समझे या ना समझे, लेकिन तुम ज़रूर समझोगी। फिर रिमिशा बोलती है, गौरी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? भी अनन्या बोलती है, ये बहुत पवित्र आत्मा है, इसका अब तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और ना है। तो मेरी मिशा बोलती है, अच्छा बॉयफ्रेंड ना सही, कोई तो होगा जो तुम्हें पसंद होगा। तभी गौरी बोलती है, नहीं अभी तक तो ऐसा कोई नहीं है। गौरी का यह जवाब सुन रुद्र और कबीर दोनों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रुद्र मूवी टिकट लेकर आया तो देखा तीनों एक आइसक्रीम वाले के पास थे, जहाँ कबीर गौरी और अनन्या के बीच में खड़ा था और उन दोनों को कंधे से पकड़ा हुआ था। गौरी को इस तरह से पकड़ा देख रुद्र को गुस्सा आने लगा। फिर रुद्र गौरी और कबीर के बीच से चला जाता है, आइसक्रीम वाले के पास जाकर बोलता है, 5 बटर स्कॉच दीजिए। तभी अनन्या बोलती है, भाई तबीयत ठीक है? मतलब आप आइसक्रीम खाओगे? एक तो आप हम लोग को मूवी के लिए लेकर आए, वैसे ही शौक दिए हो, और अब आइसक्रीम भी? तभी रुद्र बोलता है, क्यों मैं इंसान नहीं हूँ? अब चलो सब, मूवी स्टार्ट होने वाली है। मूवी देखने के बाद सब लंच की प्लानिंग करने लगे। तभी रुद्र एक अर्जेंट कॉल बोलकर साइड में चला गया। जब वापस आया तो देखा रिमीशा वहाँ अकेले खड़ी थी। रुद्र रिमीशा से पूछता है, वो तीनों कहाँ गए? तभी रिमीशा बोलती है, गौरी को वाटर पार्क घूमना था तो कबीर ले गया उसे, साथ में अनन्या भी चली गई। गौरी कबीर के साथ गई है ये सुन रुद्र काफी गुस्से में आ गया, लेकिन किसी तरह उसने खुद पर कंट्रोल किया और वो रिमीशा से बोला, रिमीशा मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, हम लंच पर फिर कभी चलेंगे। रिमीशा को यह सुन अंदर ही अंदर काफी गुस्सा आ रहा था, तो उसने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों घर चले गए। रात हो चुकी थी, करीब 8 बजे। रुद्र को बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी। वो अपने कमरे में बैठा था। वो उठकर रूम के बाहर गया। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा तो उसे गौरी और अनन्या की आवाज आई। वह उनकी बातें सुनने लगा। अनन्या गौरी से बोल रही थी, यार आज काफी मजा आया ना? ऑल क्रेडिट गोज टू कबीर। तभी गौरी बोलती है, हाँ आज बहुत दिन बाद मैं इतनी खुश थी। तभी अनन्या बोलती है, अच्छा सुन, मुझे लगता है कबीर तुझे पसंद करता है, क्योंकि आज तक उसने ऐसा किसी लड़की के साथ तो एकदम नहीं किया, लेकिन तेरे साथ मैं देख रही हूँ वो कुछ ज्यादा ही स्पेशल ट्रीट कर रहा है। तभी गौरी बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत समझ रही है। तभी अनन्या बोलती है, ओए होए लड़की शर्मा गई। अच्छा ये बता, तुझे कैसा लगता है कबीर? देख लड़का बहुत अच्छा है, बुरी आदत भी नहीं है उसकी। तो बता तुझे पसंद है? अनन्या की यह बात सुन रुद्र भी अब गौरी के मुंह से सच सुनना चाहता था। वह भी गौरी के जवाब का इंतजार कर रहा था। अभी किचन से सुधा जी चिल्लाते हुए बोलती है, चलो तुम लोग नीचे आओ, डिनर रेडी है, बाकी बातें डिनर के बाद करना। तभी नन्ना बोलती है, माँ आज हमने बहुत कुछ खाया है, हमारा मन बिल्कुल नहीं है। आज इस गौरी की बच्ची ने कबीर के साथ मिलकर मुझे बहुत थकाया है, तो मैं सोने जा रही हूँ। गौरी और अनन्या की बातें सुन रुद्र को भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो अपने रूम में चला गया। वही गौरी किचन में चली जाती है। तभी सुधा गौरी से बोलती है, अरे गौरी तुम किचन में क्यों आई हो? तभी गौरी बोलती है, आंटी मैं आपकी कुछ हेल्प करवा दूं? तभी सुधा जी बोलती है, बिल्कुल नहीं, जाओ तुम भी आराम करो। तभी सुधा जी बोलती है, अच्छा सुनो, रुद्र आज खाना खाने नहीं आया, पता नहीं क्या कर रहा है वो लड़का। जब से आया है तब से अपने रूम में ही है, तुम उसके रूम में खाना दे आओ। तभी गौरी बोलती है, जी आंटी। गौरी खाने की प्लेट लेकर रुद्र के रूम की तरफ जाती है। उसने गेट नॉक किया, लेकिन कोई जवाब ना पाकर अंदर देखा तो उसे रुद्र कहीं दिखाई नहीं दिया। गौरी ने प्लेट कमरे में रख दी। जैसे ही वो बाहर आने लगी तो उसे रुद्र कमरे की बालकनी में खड़ा दिखाई दिया। रुद्र को देख गौरी उसके पास जाती है। गौरी को देख रुद्र ने उसे कमर से पकड़ जोर से अपनी तरफ खींच लिया। अचानक रुद्र की इस हरकत से गौरी सहम गई। गौरी ने बहुत कोशिश की पर रुद्र ने उसे नहीं छोड़ा, तो उसने रुद्र को धक्का देते हुए उसे एक थप्पड़ मार दिया और बोली, बेदिल तो आप थे ही, लेकिन साथ ही साथ आप बदतमीज भी हैं, बहुत बदतमीज। रुद्र बोलता है, अच्छा तो मैं तुम्हें बेदिल और बदतमीज लगता हूँ, और वो कबीर दिल से अच्छा है ना? तभी गौरी बोलती है, मैं आपको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, ये मेरा पर्सनल मैटर है। गौरी की बातें सुन रुद्र और ज़्यादा गुस्से में आ गया
गौरी को और अपने करीब लाते हुए उसने हाथ को जोर से कस दिया। तभी गौरी बोलती है, रुद्र मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। गौरी की बात सुन रुद्र ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसकी कलाई को पकड़कर देखने लगा। तभी गौरी उसका हाथ झटकते हुए वहां से जाने लगी। तभी गौरी बोली, इस बार खुद के दिए जख्मों पर दवा लगाने मत आना। अगली सुबह जब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता के लिए सभी थे पर गौरी को वहां ना देख रुद्र उसके बारे में सोचने लगा। वो नाश्ता करते हुए सोचता है, गौरी नाश्ता करने क्यों नहीं आई? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? या मुझसे नाराज है कल की मेरी हरकत से? तभी अनन्या रुद्र से पूछती है, भाई क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? और कल की रिमीशा के साथ डेट कैसी थी आपकी? तभी रुद्र बोलता है, वो मूवी के बाद डायरेक्ट घर आ गए हम लोग। मुझे कुछ अर्जेंट काम था कॉलेज का, कॉलेज फिर से स्टार्ट होने वाला है ना। तभी अनन्या बोलती है, अच्छा भाई आप कॉलेज प्रेसिडेंट हो तो आपको सारे कंपटीशन का आइडिया होगा ना। तभी रुद्र बोलता है, हाँ क्या हुआ। तभी अनन्या बोलती है, वो गौरी को पार्टिसिपेट करना है डिज़ाइनिंग में, आप उसकी हेल्प कर दो। तभी रुद्र बोलता है, ठीक है मैं कर दूंगा उसकी हेल्प, लेकिन उसे डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है क्या? तभी सुधा जी बोलती है, हाँ बेटा उसके पापा एक ज्वेलरी डिज़ाइनर थे। उनकी डेथ के बाद गौरी ने इसे अपना ड्रीम बना लिया है और साथ ही उसका इंटरेस्ट भी है इसमें। अनन्या बोलती है, हाँ भाई बहुत अच्छा डिज़ाइन करती है, मैंने उसके डिज़ाइंस देखे हैं। ग्रेजुएशन के बाद उसे डिज़ाइनिंग का ही प्रैक्टिस करना है, वो भी बेस्ट कॉलेज से। तभी रुद्र बोलता है, लेकिन वो अभी है कहाँ? अनन्या बोलती है, वो रूम में है, कॉलेज फेस्ट के बाद सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएंगे और उसका इस कॉलेज का पहला एग्जाम है तो वही पढ़ रही है। अभी रुद्र सोचता है, मिस गौरी सच में आप पढ़ाई कर रही हैं या मुझे कल की बात के लिए छिप रही है मुझसे? एक बार नाश्ता तो करने आ जाती तो मैं भी अच्छे से नाश्ता कर लेता। गौरी अपने कमरे में बैठे सोच रही होती है, कल उन्हें क्या हो गया था, बस बिना मतलब के मुझ पर गुस्सा निकालना जानते हैं। ऊपर से उन्हें मेरी कलाई ही बार बार क्यों मिलती है पकड़ने के लिए। नहीं नहीं, इकलौती कलाई ही नहीं, कमर भी पकड़ लेते हैं। ऊपर वाले का शुक्र मनाओ कि कभी गलती से गला पकड़ लिया तो समझो मैं गई। उसके बाद तो उनका दिया हुआ दवा भी काम नहीं करेगा। तो मैं उनसे छिप क्यों रही हूँ, उन्हें तो कुछ याद भी नहीं होगा। तू भी नौगौरी एकदम पागल है। थोड़ी देर में अनन्या कमरे में आती है, जिसके बाद अनन्या और गौरी कॉलेज के लिए तैयार होकर नीचे जाती है, जहाँ कबीर खरा उनका इंतजार कर रहा था। कबीर बोलता है, यार कितना टाइम लगाती हो दोनों, कब से वेट कर रहा हूँ। तभी नन्या बोलती है, वो क्यों? तभी कबीर बोलता है, रुद्र भाई के साथ आज हम लोग कॉलेज जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। तभी नन्या बोलती है गौरी से, गौरी मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? भाई कल से शौक पर शौक दिए जा रहे हैं, कहीं मैं पागल न हो जाऊं, वो हमारे साथ कॉलेज, ऐसा पहली बार हो रहा है। सब लोग कार में बैठ जाते हैं। तभी रुद्र बोलता है, तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है? तभी कबीर बोलता है, भाई मैं तो बास्केटबॉल में कर रहा हूँ। अनन्या बोलती है, हमेशा की तरह मैं डांस कंपटीशन में। कबीर गौरी से पूछता है, गौरी तुम किस में पार्टिसिपेट कर रही हो? तभी गौरी बोलती है, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस में करूँ। इससे पहले ये सब मेरे कॉलेज में नहीं हुआ था तो मुझे आइडिया नहीं कि क्या होता है, कैसे होता है। तभी रुद्र और बाकी लोग सब कॉलेज पहुंच जाते हैं। रुद्र तीनों से बोलता है, तुम तीनों आज प्रेसिडेंट ऑफिसर फॉर्म भर देना जिस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। अनन्या और उसके सभी दोस्त प्रेसिडेंट ऑफिस पहुंच जाते हैं कॉलेज फेस्ट में पार्टिसिपेशन फॉर्म भरने के लिए, जहां रुद्र पहले से ही था। गौरी भी उन्हीं के साथ थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस में पार्टिसिपेट करे, तो बहुत ही कंफ्यूज लग रही थी। तभी रुद्र गौरी से बोलता है, गौरी तुम्हें डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है ना, तो चलो मेरे साथ। गौरी को रुद्र की बात सुन थोड़ा अजीब लगा कि रुद्र को कैसे पता चला मुझे डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है। तभी अनन्या बोलती है गौरी से, आज सुबह ही मैंने भाई को बताया है, तो खड़ी क्यों है, जानो उनके पीछे। रुद्र एक क्लास के अंदर गया। गौरी ने क्लास के बाहर लगे नेम प्लेट को देखा जिस पर वेलकम डिजाइनर लिखा था। वह अंदर गई तो देखा वहाँ ढेर सारे सेक्शन बने हैं। थोड़ी देर में दोनों ज्वेलरी डिजाइन के सेक्शन पर खड़े थे। तभी रुद्र बोलता है गौरी से, गौरी मैंने तुम्हारा नाम यहाँ रजिस्टर करवा दिया है, तुम्हें जब भी टाइम मिले तो तुम यहाँ आ सकती हो, और कोई ज़रूरत हो या कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे कहना, ओके। तभी वहाँ पे
बैठे एक इंचार्ज को वे गौरी से बोलता है, यह यहाँ की इंचार्ज है, तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। गौरी ने भी हाँ में सिर हिलाया और उनकी तरफ बढ़ गई। गौरी को यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसे इतना समझ आ गया कि यहाँ वो बहुत कुछ सीख सकती है। गौरी वहां से निकलकर बाहर आई तो देखा रुद्र उसका वेट कर रहा था। रुद्र को देखते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। रुद्र गौरी के पास आने लगा। वह जितना पास आ रहा था गौरी उससे पीछे जाने लगी। गौरी को इस तरह पीछे जाते देख रुद्र अपनी जगह खड़ा हो गया और बोला, गौरी वो कल रात। अभी गौरी बोलती है, मुझे पता है कल आपने जो किया वो नशे की हालत में किया, अगर होश में रहते तो ऐसा कभी नहीं करते। गौरी वहां से भाग जाती है। रुद्र वहीं खड़ा उसे देख मुस्कुराने लगा। गौरी इधर उधर चिंता के कारण घूम रही थी। उसके अंदर एक अलग ही तूफान चल रहा था जिसे वो समझ ही नहीं पा रही थी। तभी अचानक उसके कंधे पर अनन्या ने हाथ रखा, जिसकी वजह से गौरी चौंक गई। तभी अनन्या बोलती है, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? रुद्र भाई के साथ जहाँ गई थी काम हुआ? तभी गौरी बोलती है, एक साथ कितने सवाल पूछेगी? हाँ, जहाँ मैं गई थी वो काम हो गया, चल क्लास में चलते हैं। तभी अनन्या बोलती है, अभी कोई क्लास नहीं है, चल कैंटीन चलते हैं, बाकी सब भी वहीं हैं। गौरी ने हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ कैंटीन की तरफ बढ़ गई। वहाँ पहले से सब लोग बैठे हुए थे। गौरी सोचती है, मैं कबीर के बगल में बैठती हूँ तो नॉर्मल रहती हूँ, यहाँ तक कि विशाल अमर के साथ भी मेरा हार्ट लीवर किडनी सब प्रॉपर तरीके से काम करता है, तो फिर उस बेदिल बदतमीज रुद्र के साथ ही मेरे बॉडी के सारे पुर्जे जवाब क्यों देने लगते हैं? सब लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि वहीं वहां रुद्र किसी लड़की के साथ आ जाता है। रुद्र आकर उसके सामने ही बैठ जाता है, जिसे देख गौरी बहुत बेचैन होने लगती है। तभी रुद्र का दोस्त बोलता है गौरी से, अच्छा तो तुम ही गौरी हो, हेलो मैं समीर, रुद्र का दोस्त। गौरी बोलती है, हेलो मैं गौरी। तभी समीर बोलता है, यहाँ बैठे सब लोग सुनो, आज शाम मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट पार्टी है, तो तुम लोगों को ज़रूर आना है। समीर की बात सुन सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सब आपस में शाम की पार्टी के बारे में बात करने लगे, लेकिन गौरी अभी भी खुद को नॉर्मल करने में बिजी थी। तभी रुद्र गौरी से पूछता है, गौरी क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक तो हो? गौरी ने रुद्र की तरफ देखा, जिसे देखते ही उसकी धड़कन और तेज हो गई। वह तुरंत ही वहां से उठी और दौड़ते हुए कैंटीन से बाहर निकल गई। गौरी को इस तरह भागता देख सब हैरान थे। तभी अनन्या बोलती है, इसे मैं सुबह से देख रही हूँ, पता नहीं हुआ क्या है इसे। तभी कबीर बोलता है, तुम लोग बैठो, मैं देख कर आता हूँ। कबीर का उसके पीछे जाना रुद्र को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस ली। थोड़ी देर बाद सब कॉलेज खत्म कर आपस में शाम की पार्टी में मिलने के लिए बोलकर घर आ गए। धन्या परेशान होकर घर में चक्कर लगा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो शाम की पार्टी में क्या पहने। वहीं गौरी उसके सामने चुपचाप बैठी हुई थी। तभी अचानक रिमिशा घर आ जाती है। सुधा जी दरवाजा खोलती है तो देखकर चौंक जाती है। तभी रिमिशा बोलती है, आंटी वो रुद्र ने बुलाया था। सुधा जी उसे लेकर अंदर आती है। तभी रुद्र हॉल में आ जाता है। रुद्र बोलता है सुधा जी से, माँ मैंने ही बुलाया था, आज शाम समीर ने इसे भी इनवाइट किया है पार्टी में। अनन्या अभी भी परेशान थी। तभी रिमिशा अनन्या से बोलती है, डार्लिंग तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। तभी अनन्या बोलती है, ये क्या है? तभी रिमिशा बोलती है, आज शाम की पार्टी में पहन कर जाने के लिए ड्रेस। तभी अनन्या पूछती है, आपको कैसे पता कि हम लोग ड्रेस के लिए परेशान हैं? तभी रिमिशा बोलती है, समीर ने मुझे भी इनवाइट किया है, तो रुद्र ने बोला कि तुम लोगों के लिए ड्रेस की शॉपिंग भी करते आऊं। तभी नन्ना बोलती है, आजकल भाई मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं, बस शौक पर शौक दिए जा रहे हैं। तीनों तैयार होने के लिए अनन्या के कमरे में गई, जहां अनन्या अपनी ड्रेस को देख बहुत खुश थी। वहीं गौरी अपनी ड्रेस हाथ में लेकर उसे बस घूर रही थी। गौरी बोलती है, आप लोग तैयार होइए, मैं अभी आती हूँ। गौरी कमरे से बाहर निकल आई। हॉल में दादी माँ सुधा जी बैठे, वहीं रुद्र और कबीर तीनों का वेट कर रहे थे। अनन्या तैयार होकर बाहर आती है। तभी रुद्र की दादी बोलती है, आज पक्का कोई गिरने वाला है, हॉटनेस की दुकान लग रही है। भी रिमीशा भी तैयार होकर बाहर आ जाती है। उसे देखकर अनन्या बोलती है, भाभी जी आज तो आप पूरी लाल मिर्च लग रही हैं, ना जाने आज कितने गिरेंगे आपको देखकर।
रुद्र भाई ध्यान देना, आज रिमिसा पर ना जाने कितने गिरेंगे। तभी रुद्र की दादी बोलती है, देख कहीं रुद्र ही ना गिर जाए, पहले वो खुद को संभाल ले फिर रिमिशा का ध्यान देगा। दादी माँ की बातें सुन गुस्से से रुद्र उनकी तरफ घूरने लगता है। तभी रुद्र की दादी बोलती है, देखो सबके सामने गुस्से का नाटक कर रहा है, लेकिन मन में न जाने क्या क्या पक चुका होगा रिमिशा को देखते ही। दादी की बातें सुन सब हंसने लग गए और वही रिमिशा शर्मा गई। तभी गौरी भी नीचे आ गई, जिसे देख सब हैरान थे। जो हाल आज सुबह से गौरी का था, वैसा ही कुछ हाल रुद्र का हो रहा था। वह अपने आप को कंट्रोल करने की हालत में बिल्कुल नहीं था। तभी गौरी रिमिशा से बोलती है, सॉरी रिमिशा दी, मैं वो ड्रेस पहनकर कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैंने आंटी की साड़ी पहन ली। तभी रुद्र की दादी बोलती है, कुछ भी पहन कर जा गौरी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बस तू ये याद रखना कि 5-6 लड़कों को गिरा कर ही आना, नहीं तो आज तेरी खैर नहीं। की दादी बोलती है, अब तुम लोग को लेट नहीं हो रहा, चलो जाओ जाओ, सब यहाँ से जल्दी निकलो।